मोहन भागवत तो इनके सर्वे सर्वा है, हनुमान जी, राम जी, शिव जी सब कुछ इनके हैं, भगवान है इनके। मोहन भागवत जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कहिए रमेश विधुड़ी को कल ही सस्पेंड किया जाए। ये जो खेल है ना, 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, फिर जवाब आएगा, ये सब नौटंकी बंद कीजिए। ठीक है, आलोक शर्मा जी, मैं दोबारा हिंदू मुसलमान करना हो तो ये चांद पर जाएंगे, वहां पर भी मौका नहीं चुकेंगे। जो हिंदू मुसलमान जितना ज्यादा ताकत से कर सकता है वो उतना बड़ा पद पर बैठता है, और ये मोदी जी पर भी लागू होता है। अगर नागा और कुकी आपस में लड़े या तमाम दूसरे समुदाय आपस में लड़े तो डबल इंजन की सरकार क्या सर दिल्ली में बैठकर पकौड़े तल रही थी? अरे भाई सुनिए ना, मैं ये सरकारें पाकिस्तान में नहीं बनाई, अपने देश में ही बनाई है। आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मैं डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ शुरुआत करती हूं सर। 24 के लिए भागवत का संदेश आपको क्या लगता है, क्या है? क्या हर भारतीय इस देश का नहीं चाहता है कि देश सशक्त बने, देश मजबूत बने? आज 75 साल के बाद, तमाम सरकारों को देखने के बाद, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के 50, 60, 70 साल, 40 साल, 30 साल काट चुके हैं और उन्हें रफली एक अंदाज हो चुका है कि सरकारें काम कैसे करती हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत। तो मोहन भागवत जी का ये कहना कि किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के उकसाने में नहीं आना, लोगों का काम देखो, एसेस करो और सबसे बेहतर व्यक्ति हो उसी को चुनो और उसी को वोट दो। चुनाव आ रहे हैं, उकसा के, भड़क के, जाति पे पढ़ के, धर्म के नाम पे पढ़ के वोट देने का काम नहीं करना। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि एक नए भारत के लिए एक सुखद संदेश है? ओ अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि फिर तो बीजेपी गदगद होगी। मतलब आप लोग साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि मोहन भागवत जी का ये जो बयान है, ये बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। मोहन जी ने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, सर संचालक ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस देश की जनता को बस ये अपील की है कि भाई आप देखिए, आप जज कीजिए। और आपको क्या लगता है हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वो जज नहीं करती है? यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी में नए नए आकर प्रवक्ता बने अजय आलोक के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस दलबदलू नेता को एबीपी न्यूज के एंकर रमाना इसरार खान के सामने ही क्या जमकर बेइज्जती। दरअसल ये डिबेट हो रहा था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक बयान को लेकर, जहां पर आरएसएस प्रमुख ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया मणिपुर में जो घटना हुई। कहा कि देश में इतनी मजबूत सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की इतनी मजबूत सरकार है, फिर भी दंगाई रोक नहीं पाया। इसीलिए इसका जिम्मेदार कौन है? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गया या मणिपुर वालों को एक बार भी शांति की अपील नहीं किया, उस पर भी उठाई ये सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मोहन भागवत की इस बयान को बेतुका बयान कहकर जवाब देते हुए ये कहा कि एक बीजेपी की सांसद रमेश विधुड़ी ने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर एक फेलो सांसद के लिए अपशब्द इस्तेमाल किया, उसके लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाया? खैर, भाजपा की इस प्रवक्ता के ऊपर कार्रवाई तो कुछ नहीं, लेकिन इनाम जरूर मिल गया। कावाडी की प्रेसिडेंट बना दिया और राजस्थान की चुनाव पर प्रभारी बना दिया। इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी में रहकर जो लोग हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा करेगा, उसकी पदोन्नति भी सबसे ज्यादा होगा। इसी मुद्दे पर देश की प्रधानमंत्री भी शामिल है, जो प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान लेती। इन्हीं सब मुद्दे पर हुई इस बहस पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी की सारी पोल खोल के रख दी। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। आलोक शर्मा जी आइए, सुना ना आपने, मैंने ये पूछा सवाल कि साहब मोहन भागवत जी का 24 के लिए संदेश क्या लगता है आपको, क्या था? डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि उन्होंने वो जो बात कही है ना कि टेस्ट सबको कर लिया है, आप लोगों ने जो बेस्ट लगे उसको चुनिए, तो कहीं ना कहीं बेस्ट मोदी सरकार है, तो जनता में संदेश साफ चला गया, मतलब नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी रुको जरा, सबर करो। देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है और वो समझती है कि आरएसएस किसके लिए काम करती है, आरएसएस किसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस से निकले हुए लोग कहां पर सत्तासीन हैं। ये देश की जनता बहुत समझदार है। लेकिन जो आरएसएस बार बार ये कहती है कि हम गैर राजनीतिक दल हैं और वोट के लिए बात नहीं करते हैं, ये बार बार अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं। बात तो सही है। आरएसएस प्रमुख को इतनी मजबूत सरकार भी दिख रही है और दंगे भड़काने वाले भी दिख रहे हैं, उकसाने वाले भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि मणिपुर में जो आज तक बीजेपी थ्योरी देती आई थी कि वहां पर तो पहले भी हुआ था और होता रहता है, वो मोहन भागवत जी ने इस पूरी डबल इंजन सरकार की हवा निकाल दी। यू आर राइट ब्रो। वो तो कह रहे हैं विदेशी हाथ है, तो ये विदेश मंत्री को तो आज आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। विदेश मंत्री कौन सी गुफा में आज बैठे हुए हैं? मोहन भागवत तो इनके सर्वे सर्वा है, हनुमान जी, राम जी, शिव जी सब कुछ इनके हैं, भगवान है इनके। तो मुझे लगता है कि आज सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि मोहन भागवत जी ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कि विदेशी ताकतों का हाथ था या नहीं था। ये हुई ना बात।
लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो उकसाने की बात की है कि भाई अतिवादी लोग और तमाम जो बयान आए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरह से पोल खोल दी। मोहन भागवत जी, अपनी सरकार को नसीहत दीजिए, देश की जनता को ज्ञान मत दीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई हेट स्पीच देने वाला संगठन है तो आरएसएस है। अगर कोई सरकार डिवाइड एंड रूल करती है तो बीजेपी की सरकार है। 80-20 के फार्मूले पर आप ही की सरकार चुनाव लड़ती है। मोहन भागवत जी, आप ही के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आपके संगठन से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कि एडीआर की रिपोर्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद 600% हेट स्पीच बढ़ गई। जो लोग कहते हैं रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। जो गोली मारने की बात करते हैं, वो केंद्र में मंत्री में कैबिनेट बन जाते हैं। इनके एक सांसद हैं परवेश वर्मा, वो कहते हैं हमें एक वर्ग का वोट नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले महीने कहा, और पिछले महीने ही संसद में एक ऐसा वाकया देखने को मिला कि जो नफरत के बीज आरएसएस और बीजेपी ने बोए थे, साउथ दिल्ली के एक सांसद हैं रमेश विधूड़ी, वो जिस तरह से दूसरे सांसद को जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मुल्ला, कटवा और पता नहीं क्या क्या आतंकवादी कहा गया, वो सांसद आज भी संसद में बैठा हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डॉक्टर अजय आलोक, ये कुछ नाम जो यहाँ पर आलोक शर्मा जी ने गिना दिए, जिसमें प्रवेश वर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा, विधूड़ी साहब का वो नाम ले रहे हैं। मैं भी एक नाम जोड़ देती हूँ, टी राजा का नाम। आप देखिए ना, उनको पिछले साल पार्टी से निलंबित किया जाता है कि उन्होंने भावनाएं भड़काने का काम किया है, और अब जबकि चुनाव आता है तो फिर से उनको शामिल कर लिया जाता है पार्टी में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये भावनाएं उकसाने का खेल, चुनावी दांवपेच जिसका जिक्र आज करते हैं मोहन भागवत साहब, तो क्यों ना माना जाए? इसमें नसीहत बीजेपी के लिए भी है। डॉक्टर अजय आलोक, कोर्स करेक्शन की जरूरत बीजेपी को भी। ये फंस गया। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि हम तो कार्रवाई करते हैं, निलंबित करते हैं, उसके बाद जब उसे गलती रियलाइज होती है, वो माफी मांगता है, तो फिर उसे हम वापस भी लेते हैं। इतना मत फैल, फट जाएगा। तो आतंकवादी के लिए आंख से आंसू निकलने लगते हैं, झरझर झरझर आंसू निकलते हैं आतंकवादी की, और पुलिस वालों पे ही कार्रवाई हो जाती है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कहती है इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, और बात करते हैं 80-20 की। अरे करिए 80-20 की बात, बढ़िया है, अपनी कब्र खुद खोदिएगा। जितना 80-20 की बात करिएगा, अपनी कब्र खुद खोदिएगा। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, धर्म की राजनीति बैठाने वाले आप हैं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात की है, ये अपीजमेंट, ये तुष्टीकरण का शब्द जो है ना, वो आज मोहन भागवत जी के पूरे भाषण में एक बार भी सुनाई नहीं पड़ा। तुष्टीकरण शब्द मोहन भागवत ने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कट्टरवाद की बात उन्होंने जरूर कही, भावनाएं भड़काने की बात उन्होंने जरूर कही, और रमेश विधूड़ी के बारे में सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी अभी रमेश विधूड़ी जो संसद में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इस तरीके की गंदी बातें करते हैं, सर मैं तो दोहराना भी नहीं चाहती हूं अपनी जुबान से, हम सब जानते हैं उन्होंने कैसी बात की। और उसके बाद क्या होता है सर, राजस्थान चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई है ना पार्टी की तरफ से, दी गई है या नहीं? आप मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। ये हुई ना बात। रोमाना जी, हाँ जी, बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है उनको, पार्टी की बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है उनको राजस्थान चुनाव में पार्टी की तरफ से, एक संभाग की, पूरे प्रदेश का नहीं, नंबर एक। दूसरी बात की संसद में जो उन्होंने कहा, उस पर लोकसभा स्पीकर ने उसे एथिक्स कमेटी में मामला भेज दिया है। वो विशेष अधिकार स्पीकर का है, मेरा नहीं है कि उन पर क्या कार्रवाई होगी। पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, 1 महीने के अंदर जवाब देने को कहा है, उसका भी वो जवाब देंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आरएसएस प्रमुख जब ये बात कहते मजबूती के साथ, तब मैं उनकी बात का स्वागत करता कि ये हेमंत बिस्व शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये किस तरीके की बात कह रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और आरएसएस के प्रमुख खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़कर चलो। तो ये दो बातों में खाई नहीं पैदा हो रही है? बात तो सही है। ये दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है कि एक तरफ आपका एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, और मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान कोरोना के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान हिंसा के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, सारी चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या दूसरे धर्म और दूसरे पंथ और दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदुओं को काफिर कहना बंद कर दिया है? क्या बंद कर दिए हैं? आज जो जाकर के हम देख रहे हैं कि हमास जैसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए भारत के अंदर मुस्लिम समाज सड़कों पर आकर के बात करता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ नहीं कुछ प्रोफेसर संगीत और छुड़ाने के बाद कह दिया प्रोफेसर संगीत रागी, आप यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं।
आप यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में बिल्कुल हमास गलत बयानी नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर बात हो रही है, और जिस फिलिस्तीन के आप समर्थन में वहां पर बात हो रही है, आप- भारत सरकार उन्हीं फिलिस्तीन के लोगों नहीं, के लिए आप- सहायता भेज रही है ना। खोपड़ी तोड़ साले का। तो क्या ये भी राजनीतिक नजरिए से देखकर, राजनीतिक चश्मे से देखकर और लोगों में फूट डालने के लिए हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं सर? इससे क्या समाज एकजुट हो जाएगा? मतलब मोहन भागवत जी की जो बात का एसेंस था वो क्या यहीं पर देखिए, खत्म नहीं कर दिया जाता है जब इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है? ये सवाल है सर। मोहन भागवत शाबाश बेटा। तो अजय आलोक, एक सवाल पूछा गया मोहन भागवत की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब मजबूत सरकार होने के बावजूद बेरोक-टोक हिंसा कैसे चलती रही? ये सवाल जब उठाते हैं मोहन भागवत जी, तो क्या सीधे सीधे ये डबल इंजन की सरकार का फेलियर, उसकी नाकामी सामने नहीं रख देते हैं देश के? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं कि ये सवाल जब उठता है तो डबल इंजन की फेलियर, सरकार की फेलियर या नाकामी होती है, क्योंकि अगर फेलियर या नाकामी होती तो हिंसा आज कंट्रोल में नहीं आती। 3 दिन गृह मंत्री वहां खुद रह के वहां पे एक एक चीज को नजर दे के कंट्रोल कर चुके हैं। आज वहां के चीफ मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि मामला कंट्रोल में है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। और इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत अस्थिर हो। भारत की अस्थिरता में विदेशियों को फायदा होगा, और हमारे देश में कुछ बैठे हुए विदेश की शक्तियां हैं जो उन विदेशियों के साथ मिली हुई हैं, जो अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। और दुर्भाग्य है रोमाना जी, इस विदेशी ताकतों का साथ देने के लिए हमारे घर ही में कुछ लोग जयचंद की भूमिका में हैं, जो जॉर्ज सोरोस से खुलेआम पैसे लेते हैं और दिखाते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। रुक, तेरे को बता देती। आलोक जी आइए, जवाब दीजिए। मैं टुकड़े से ही शुरू कर देता हूं। इन्होंने तो दूसरे दलों के टुकड़े कर दिए अपनी सरकार बनाने के चक्कर में। 50-50 खोखे देते हैं, एमएलए देश की बात कीजिए, देश की। अरे भाई सुनिए ना, मैं ये सरकारें पाकिस्तान में नहीं बनाई, आपने देश में ही बनाई है। कि मणिपुर के ऊपर विदेशी ताकतों का हाथ रहा तो ये गलती किसकी है? नवाज शरीफ की तो है नहीं, इसी सरकार की गलती होगी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है? मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत जी ने पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अगर वहां पर डिवाइड एंड रूल, अगर नागा और कुकी आपस में लड़े या तमाम दूसरे समुदाय आपस में लड़े, तो डबल इंजन की सरकार क्या सर दिल्ली में बैठकर पकौड़े तल रही थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सीधा सवाल मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी, आपने एक बार भी वहां पर उस राज्य में जाकर शांति की अपील क्यों नहीं की? इजराइल की तो चिंता हो जाती है आपको, 2 घंटे के अंदर अंदर ट्वीट आ जाता है खटाखट। फ्रांस में एक आतंकी घटना हो, 5 लोग मरे तो खटाखट मोदी जी वहां पर ट्वीट कर देते हैं। मणिपुर के ऊपर आपको 88 दिन क्यों लगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। 88 दिन के बाद ये सरकार क्यों जागी? और वो भी जब चाणक्य वहां पर 3 दिन रहे और उनको ये नहीं पता चला कि 2 महिलाओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों लोग मर गए और ये सरकार सोती रही। मोहन भागवत जी ने कहा है कि सरकार जागो तुम, लेकिन ये जागने को तैयार नहीं। और पूरा देश जानता है कि रेडिकलाइजेशन 2014 के बाद घटा है या बढ़ा है। यू आर राइट ब्रो। हिंदू मुसलमान करना हो तो ये चांद पर जाएंगे, वहां पर भी मौका नहीं चुकेंगे। एनआरसी हो, सीए हो, कोरोना हो, फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे ये। केवल इनको डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से सीखा था वो आता है कि डिवाइड एंड रूल करो, ऊट पटांग भाषण दो, और उससे फायदा किसको होता? केवल सत्ताधारी पार्टी को। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों से भटकाओ। समझ रहे हो आप? ठीक है, किसका फंड कहां से आ गया, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है। पीएम केयर्स फंड की जांच करवा लीजिए, चीन से किस किस समूह का पैसा आया ठीक है, है। सबको पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज 2 सामने आई है जी। कि जो लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और मोहन भागवत जी उनको कहिए कि वो चुप रहें। मोहन भागवत जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कहिए रमेश विधुड़ी को कल ही सस्पेंड किया जाए। ये जो खेल है ना, 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, फिर जवाब आएगा, ये सब नौटंकी बंद कीजिए। तुरंत 1 हफ्ते के बाद उनको राजस्थान में प्रभार दिया गया। जो हिंदू मुसलमान जितना ज्यादा ताकत से कर सकता है वो उतना बड़ा पद पर बैठता है, ठीक, और ये ठीक। मोदी जी पर भी लागू ठीक, होता है। मैं ये हुई ना बात। मोहन भागवत जिस तरीके से ये कहते हैं कि साहब बाहरी ताकतें, वो ये जिक्र करते हैं कि मजबूत सरकार, बावजूद इसके हिंसा बेरोक-टोक होती रही, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो ये तो सीधे सीधे एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए होना चाहिए ना, इस रूप में कि बाहरी ताकतें हैं, इस रूप में कि मजबूत सरकार के होते हुए भी बेरोक-टोक हिंसा होती रही, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और वहां पर किसी तरीके का एक्शन इस रूप में नहीं होता है कि वो सीएम जिनको लेकर इतनी नाराजगी थी, आज भी वो वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं।
बैठे हुए हैं वो वहीं पर। तू समझा? आज वो सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसलिए मणिपुर कंट्रोल में आ रहा है। एक बात जान जाइए। दूसरी बात, बाहरी ताकतें इस देश में एक्टिव नहीं रहते। मजबूत सरकार होने के बाद क्या बाहरी ताकतें अरे भाई, एक्टिव 3 नहीं दिन रहती? पहले वहां पर घटनाएं हुई हैं, कहां पर कंट्रोल में आ रहा है? मोहन भागवत जी का बयान सुनिए आज का। बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा मोहन जी, आज भी मोहन भागवत जी का बयान बोल रहा था है कि मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। मजा आएगा ना भिड़ो। बौखलाइए मत, ठीक है, आलोक शर्मा जी, मैं दोबारा आपके पास बौखलाइए आऊंगा। मत, हिंसा डॉक्टर रुकी नहीं है वहां डॉक्टर अजय पर। आलोक, मोहन भागवत जी प्लीज का आज सुन का लीजिए। बयान सुनकर प्लीज देखिए सुन आप। लीजिए। ओके सर, ओके प्लीज, आपने अपना पॉइंट रख दिया। डॉक्टर 1984 से डॉक्टर आलोक आइए। की जो नीति है ना, फूट डालो और राज करो, अपनी डिवाइसिव नीति बंद कीजिए, क्योंकि आपको इस देश के बहुसंख्यकों से हमेशा नफरत रही है। क्योंकि आप 1995 के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व, 98 के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व कभी भी इस देश के आलोक शर्मा जी, धार्मिक मर्मों को समझ ही नहीं पाया। जल्दी से जवाब दे दीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पूरे डिबेट में दो लोगों ने किस तरह से डिवाइसिव पॉलिसी सबको की समझ बात में आ की, गया। किसने हिंदू मुसलमान किया, किसने चर्च की बात की। आज भी एबीपी न्यूज के दर्शकों 80-20 को किसने समझ आ किया? गया होगा, लेकिन मूल सवाल फिर वही है 80-20 किसने कि किया? आज भी वहां पर मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां पर हिंसा जारी है। ये मोहन भागवत जी के आज के शब्द हैं कि रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए सर, समय और मेरे 3 पास दिन इतना पहले ही भी है। वहां बहुत पर बहुत घटनाएं शुक्रिया हुई आप हैं सभी का आज और के वो शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।